डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमारा कल का लेक्चर स्टार्ट था और उसमें हमने आर्थ्रोपोड्स के बारे में पढ़ा था। उसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी आर्थ्रोपोड्स की, और उसके साथ साथ हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी। तो एनिलीड्स के साथ उनका रिलेशनशिप भी पढ़ा था, क्योंकि एनिलीडा जो है वो एक अदर फाइलम है और अदर फाइलम के साथ उसका रिलेशनशिप भी पढ़ना था। और हमने उसकी जो मेटामॉर्फोसिस होता है, जो उसकी डेवलपमेंटल फेजेस होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ा था। और इसके साथ साथ इसका एक फेमस जो टॉपिक है वो है इंसेक्ट बिहेवियर, क्योंकि आप 6 सेमेस्टर में जाके एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसे एंटोमोलॉजी कहते हैं, और वो होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो आर्थ्रोपोड्स में क्लास इंसेक्टा जो है वो सबसे फेमस क्लास है, और सबसे ज्यादा मेंबर्स और ऑर्गेनिज्म भी क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए हमने, क्योंकि कंटेंट्स को फॉलो करना है, तो कुछ चीजें हमने स्किप की हैं। तो लेकिन वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप चल के पढ़ेंगे कि एंटोमोलॉजी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, वो और वो हम सब का सब कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसेक्ट्स बिहेवियर। क्या होता है बिहेवियर? हम रवैये को कहते हैं कि इंसेक्ट्स बिहेव करते हैं, उनकी लाइफ स्पैन कितनी है और वो ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। अब वो एडल्ट बन गए, एडल्ट बनने के बाद उनको क्या सिखाया जाता है कि उन्होंने ऐसा बिहेव करना है, अपने नेस्ट को बनाना है, अपने नेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और अपनी आगे नस्ल भी बढ़ानी है। और इन इंसेक्ट्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें पता चलेगा कि जब इंसेक्ट्स एडल्ट हो जाते हैं और न्यूली बॉर्न होते हैं, तो दरअसल इनहेरिटेड ट्रेट होता है उसमें उनमें कि उन्होंने क्या क्या करना है। तो इनमें जो क्वीन होगी, किंग होगा, और वर्कर्स होंगे, और इनके साथ साथ ड्रोन्स होंगे। तो ये 4 टाइप्स के जो है इंसेक्ट्स, खासतौर पर हनी बी की जब हम बात करेंगे तो तफसील से हम पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स हैव कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न, पेचीदा है इनका बिहेवियर। मोस्ट ऑफ दीज आर इनेट्स। आप देखें सामने इनवर्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनहेरिटेड्स, यानी ये मौरूसियत है। नेचुरली इनके क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं, ये सारा का सारा ये कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यूली क्वीन डिवेल्प्स इन अ हनी बी हाइव, कि शहद की मक्खी, खास तौर पर क्वीन, और क्वीन कौन होती है, तो जब हम हनी बी की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो रिप्रोडक्टिव फीमेल होती है उसे क्वीन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन नीचे आने वाली है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इट सर्च आउट एंड ट्राई टू डिस्ट्रॉय अदर क्वीन लार्वी एंड प्यूपी इन द हाइव। अब क्या करता है कि ये जो क्वीन बन गई, अब इसको फूड चाहिए। फूड के लिए ये क्वीन अदर क्वीन लार्वी को तो खाएगी, लेकिन जो इसकी मेजर एडल्ट क्वीन है उसको नहीं खाएगी। तो शी वॉज नॉट टॉट टू किल द प्रीवियस क्वीन। लेकिन इसके इनेट बिहेवियर में ये भी मैसेज है कि जिस क्वीन से इसका बनना हुआ है, उस प्रीवियस क्वीन को ये नहीं खाएगी। और प्रीवियस क्वीन से क्या मुराद है, वहां क्वीन तो बहुत सारी होनी चाहिए। तो हम जब आगे चल के पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि दरअसल जब एक रिप्रोडक्टिव क्वीन ने आगे नस्ल बढ़ाने के लिए मजीद प्रोसेस को प्रोसीड करना होता है, तो क्वीन के दरमियान कंपटीशन आ जाता है, और लास्ट में जो है सिर्फ एक ही क्वीन बचती है जो रिप्रोडक्शन करके हनी बी की न्यू जनरेशन के लिए वर्क करती है, और उसके अलावा जितनी भी क्वीन होती है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कंपटीशन है ये। She was not taught to kill the previous queen, therefore her behavior is innate. तो इनहेरिटेड है, उनके जीन्स में ये है कि उनको हमें ये सिखाना नहीं पड़ता, बल्कि वो नेचुरली खुद ही ये काम करते हैं कि उनके जीन में ये है कि उन्होंने ऐसा करना है। उनको ये सीखने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने अब क्या करना है। Similarly, she has no experience to differentiate between the cell of queen and cells containing worker larvae and pupae. तो इनमें इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि जब वो, ऊपर हमने कहा कि ये डिस्ट्रॉय करते हैं क्वीन लार्वी को और प्यूपी इन द हाइव, इन दो चीजों का जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है कि उन्होंने सेल ऑफ क्वीन को डिस्ट्रॉय करना है, सेल ऑफ वर्कर को जो है ना डिस्ट्रॉय नहीं करना, और प्यूपी को डिस्ट्रॉय नहीं करना। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए इन सब को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
सम इंसेक्ट्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग। कुछ इंसेक्ट्स में एबिलिटी है कि वो लर्न भी कर सकते हैं और रिमेम्बर भी कर सकते हैं। These abilities play important role in insect behavior। और यही बिहेवियर है ही क्या, हमारा अंदाज और इन इंसेक्ट्स का रवैया कब से, जब से बॉर्न होते हैं और जब से फिर ये एडल्टनेस की तरफ बढ़ते हैं। सारा बिहेवियर, कुछ की लाइफ कुछ मंथ होती है और कुछ की ईयर्स में भी होती है। तो सोशली क्या है, तो हम सोशली अब देखते हैं जी सोशल इंसेक्ट्स कैसे हैं। सोशल बिहेवियर क्या है इनका। सोशल बिहेवियर इज प्रेजेंट इन मेनी इंसेक्ट्स। इट इज पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन दोज इंसेक्ट्स दैट लिव इन कॉलोनीज। तो खास तौर पर जो सोशल इंसेक्ट्स बिहेवियर है वो ज्यादातर उनमें होता है जो कॉलोनीज एक ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं। और आपको पता है कि ग्रुप की फॉर्म में हमारे पास वेस्प है, ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, और हनी भी है, ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं। इस तरह और भी काफी सारी इंसेक्ट्स की टाइप हैं जो ग्रुप की फॉर्म में रहती हैं, लेकिन मेजरली हम हनी भी को लेंगे। डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरली एंड बिहेवियरली फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। अब वो कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं तो मिलजुल कर काम भी तो करेंगे, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। तो सोशल बिहेवियर इज हाईली डेवलप्ड इन द बीज, वेस्प्स, एंड्स एंड इन टर्माइट्स। तो इन चार अकसाम में जो सोशल बिहेवियर है वो बहुत मैक्सिमम है। ईच काइंड ऑफ इंडिविजुअल इन एन इंसेक्ट कॉलोनी इज कॉल्ड अ कास्ट। अब हम कास्ट किसे कहते हैं, समाजी हैसियत को कहते हैं, जात को कहते हैं। तो इस तरह इंसेक्ट्स की भी कास्ट होती है। तो ईच काइंड ऑफ इंडिविजुअल इन एन इंसेक्ट कॉलोनी, एक जो इंसेक्ट की कॉलोनी है उसमें उसमें इंडिविजुअल, एक ही स्पीशी के कितनी किस्म के हैं, ये उसकी कास्ट है। तो जब अब हनी बी के बारे में हम पढ़ेंगे कि हनी बी की कास्ट क्या है, तो पता चलेगा कि हनी बी में क्वींस भी होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं, इसके साथ साथ सोल्जर्स भी होते हैं, और किंग और ड्रोन्स भी होते हैं। तो अब हनी बी की कॉलोनी है, उसमें चार टाइप्स के इंसेक्ट्स आ गए हैं। तो डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं। ईच काइंड ऑफ इंडिविजुअल इन एन इंसेक्ट कॉलोनी, एक इंसेक्ट्स की कॉलोनी में हर किस्म का जानदार, जो क्वीन भी हो सकता है, वर्कर भी हो सकता है, ड्रोन किंग भी हो सकता है, और उसके साथ साथ सोल्जर भी हो सकता है, नोन एज कास्ट। कास्ट ऑफ दैट इंसेक्ट कॉलोनी, ऑफन 3 or 4 कास्ट आर प्रेजेंट इन अ कॉलोनी। तो 3 भी होती हैं, 4 भी होती हैं कास्ट एक कॉलोनी में। तो हम देखते हैं हनी बी को। तो इनकी सबसे पहली कास्ट होती है क्वीन, और इसके की फीचर्स हैं रिप्रोडक्टिव फीमेल। रिप्रोडक्टिव फीमेल यानी ऐसी फीमेल हनी बी जो नस्ल आगे बढ़ा सकती है, वो क्वीन है, क्वीन है। देन वर्कर, वर्कर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन रिप्रोडक्टिवली वो स्टीराइल होते हैं, वो नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकते। उनके जिम्मे सिर्फ काम होता है, सिर्फ काम होता है वर्कर्स। आगे चल के ये भी पढ़ेंगे कि वर्कर्स की भी दो अकसाम है, एक यंग वर्कर्स होते हैं और एक जो है वो ओल्ड वर्कर्स होते हैं। तो ओल्ड वर्कर्स नेस्ट से बाहर का काम करते हैं और यंग वर्कर्स नेस्ट में काम करते हैं। तो इसके बारे में आगे बढ़ के पढ़ेंगे चल के। Workers may be sterile, males and females in case of termites, or they may be sterile females. Okay, workers sports, protect, maintain the colony, and maintain the colony. Their reproductive organs are degenerated, कि इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते। दैट्स वाई दे आर स्टीराइल, और स्टीराइल का मीनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बांझ। तो हमारे पास जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप के इंसेक्ट में हम देखते हैं किंग्स और ड्रोन्स। तो आर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये स्लैश है, कि हम किंग्स भी पढ़ सकते हैं, ड्रोन्स भी पढ़ सकते हैं, और एट ए टाइम और लगा के दरमियान में हम दोनों भी पढ़ सकते हैं। तो इसके कीवर्ड्स क्या हैं, रिप्रोडक्टिव मेल्स आर कॉल्ड किंग्स आर ड्रोन्स, के हनी बी के मेल मेंबर्स, हनी बी के मेल मेंबर्स जो रिप्रोडक्शन करके इस इंसेक्ट की, हनी बी की
कॉलोनी को आगे बढ़ाते हैं उन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं। दे ट्रांसफर स्पर्म्स टू द क्वीन, और ये ट्रांसफर करते हैं स्पर्म क्वीन को। लेकिन आगे चल के जब हम प्रोसीजर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब क्वीन फेरामोन एक केमिकल कोर्टशिप बिहेवियर के तौर पर रिलीज करती है तो कंपटीशन बढ़ जाता है कि किस क्वीन ने आगे नस्ल बढ़ाने की भागदौड़ संभालनी है और उसने मलका बनना है। और आपको पता है अगर हम क्वीन की बात करें तो किसी सल्तनत की एक ही क्वीन हो सकती है, तो इसी तरह हनी बी में भी एक ही क्वीन बचती है और वही आगे नस्ल बढ़ाती है, एक कॉलोनी की, एक नेस्ट की। तो हमारे पास उसके बाद है सोल्जर्स। सोल्जर्स आर स्टीराइल, तो ये भी स्टीराइल होते हैं, बांझ होते हैं, ये नस्ल नहीं बढ़ा सकते। इनका काम है, इनका सिर्फ एक एम है, दे पोजेस लार्ज मैंडिबल्स। इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो जो है ना वो बहुत ही लड़ाका होते हैं। ऐसे समझे कि इनके मैंडिबल्स जो है वो वेल अडॉप्टेड है लड़ाई करने के लिए, टू डिफेंड द कॉलोनी, कॉलोनी को डिफेंड करने के लिए। तो यहाँ पर दिखाई गई हैं लेटरल सरफेस, पोलन बास्केट, रैक, पोलन कॉम्ब, मेडियल सरफेस, स्पर, पोलन ब्रश, आई ब्रश, एंटीनी क्लीनर। तो जब आप सेकंड सेमेस्टर में सॉरी 6th सेमेस्टर में चलेंगे, क्योंकि अभी आपका 5th सेमेस्टर चल रहा है, तो 6th सेमेस्टर में जब जाएंगे तो एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारे के सारे आप जो है ना माउथ पार्ट्स भी पढ़ेंगे, एंटीनी टाइप्स भी पढ़ेंगे, लेग्स टाइप्स भी पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ जो है ना इनके अडॉप्टेशंस भी पढ़ेंगे, और विंग्स भी पढ़ेंगे, और इनकी सब की जो है ना डिफरेंट वेरिएशंस भी पढ़ेंगे। और ये सारे नाम आप पढ़ेंगे जो यहाँ लिखे हुए हैं लेबल डायग्राम में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हनी बी जो दिखाई गई है ऑर्डर जो है हेमिनोप्टेरा है। हनी बी हैव अ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 कास्ट हैं, वर्कर बी, ड्रोन बी एंड अ क्वीन मार्क ब्लू टू आइडेंटिफाई हर। तो इनर सरफेस ऑफ मेटाथोरेसिक लेग्स हैज सिटी कार्ड द पोलन कॉम। तो उसकी लेग्स के ऊपर जो अपेंडेजेस हैं उसके बारे में तस्करा किया गया है। तो सोशल बिहेवियर इन हनी बीज कैसा है, तो इसके बारे में हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे कि इनका लाइफ स्पैन कैसा है, कैसे हनी बी बनती हैं और इंसेक्ट्स के बेनिफिट क्या है। तो अब हम ये पढ़ेंगे। हनी बीज हैव 3 ऑफ दीज कास्ट इन देयर कॉलोनीज। मेजरली हमने अभी पीछे 4 पढ़ी, 4 में से इन्होंने यहाँ पर सोल्जर्स को डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन जो 3 किए हैं हम वो तो पढ़ेंगे। क्वीन, सिंगल क्वीन लेज ऑल द एग्स। तो एक क्वीन तो बहुत सारी हो सकती हैं, फिर यहाँ क्यों? दरअसल हम अब जब प्रोसीजर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि दरअसल क्वींस के दरमियान कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि एक ही क्वीन बचती है, और जो बच जाती है उसी की फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन उनके बाद एग बनते हैं, और उससे भी जो है वो न्यू जनरेशन बॉर्न होती है। उसके साथ साथ तो हम ये भी पता चलेगा कि जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो फीमेल प्रोड्यूस करते हैं, और अनफर्टिलाइज्ड जो है वो ड्रोन्स या किंग्स बनाते हैं, उनसे भी आगे अगली नस्ल ने बनना होता है। तो वर्कर्स फीमेल्स हैं, और दे प्रोड्यूस वैक्स एंड कंस्ट्रक्ट द कॉम्ब फ्रॉम दिस वैक्स, और इस वैक्स से ये बनाते हैं। दे आल्सो गैदर नेक्टर एंड पोलन एंड फीड द क्वीन एंड ड्रोन्स। क्वीन और ड्रोन्स को खिलाते पिलाते हैं ताकि ये जो हनी बी है सारी उम्र के लिए जमीन पर जिंदा रहे। अगर इन दोनों को नहीं खिलाएं पिलाएंगे तो नस्ल तो इन्होंने बढ़ानी है। तो ऐसे समझें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, और वर्कर्स का काम है सिर्फ इनको खुश रखना, ताकि हमारी जो बका है, हमारी जो सल्तनत है, हमारी जो स्पीशी है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है, वो सारी की सारी बरकरार रहे। दे केयर फॉर द लार्वी, दे आल्सो गार्ड्स एंड क्लीन द हाइव। वो लार्वी की केयर करते हैं, कौन? वर्कर्स। आल्सो गार्ड्स एंड क्लीन द हाइव, और ये जो नेस्ट होता है, इनका छत्ता होता है, इसकी भी हिफाजत करते हैं। दीज टास्क, तो मैं वर्ड फिर से बोल रहा हूँ, हाइव के लिए आप डायरेक्ट इस बुक में भी छत्ता वैसे वर्ड इस्तेमाल किया गया है, वैसे मैं नेस्ट इसका एज अ सिनोनिम यूज किया है मैंने, लेकिन आप हाइव को जो है ना इसका छत्ते के तौर पर लेंगे, क्योंकि हनी बी का छत्ता होता है, उसका नेस्ट नहीं होता। तो एज अ सिनोनिम मैंने नेस्ट बोला है, तो इसको हाइव को आपने छत्ता पढ़ना है। वैसे भी इनका जो है ना छत्ता होता है खास तौर पर, जिसके ऊपर ये सारे के सारे बैठे होते हैं, ये खुद ही बनाते हैं। These tasks are divided among workers according to age, और किसने क्या काम करना है ये एज के मुताबिक डिसाइडेड होता है कि यंगर वर्कर्स वर्क इन द हाइव, छत्ते पर काम करते हैं अपने आसपास, और द older workers bring nectar and pollen. The workers live for about 1 month. तो जो वर्कर्स होते हैं वो तकरीबन 1 मंथ के लिए काम करते हैं। अच्छा,
द वर्कर्स लिव फॉर अबाउट 1 मंथ, तो तकरीबन इनकी जो वर्कर्स की लाइफ होती है वो 1 माह होती है. देन ड्रोन्स और हाउ दे वर्क, और क्वीन को ये क्या खिलाते हैं कि उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो स्ट्रांगली जो है वो मैटर करती है. ड्रोन्स डिवेल्प फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग. मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि जो ड्रोन्स होते हैं, किंग्स होते हैं, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं. दे डू नॉट वर्क, काम नहीं करते. दे आर फेड बाय द वर्कर्स. इनको खिलाता कौन है? वर्कर्स खिलाते हैं. दे लीव द हाइव एंड मेट विद क्वीन. तो दे लीव द हाइव एंड मेट विद क्वीन. तो ये क्या करते हैं? उस हाइव में जहां बैठे हैं, तो वहां बैठे बैठे तो बहुत कुछ नहीं होता, तो इनको वो लीव करना पड़ता है और फिर मेट करना पड़ता है क्वीन के साथ. तो इन्होंने एग्जैक्ट प्लेस यहाँ पर मेंशन नहीं की कि उसके लिए इनका हाइव होना लाजमी है या फिर ये हाइव से भी हटकर जो है ना वो इनकी मीटिंग पॉसिबल है. तो हम देखते हैं अब इनका प्रोसीजर कि क्वीन और मेल का जो मेट है वो कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? क्या उनके पास जो है ना हमारी इतना टंग है कि वो बोलकर एक दूसरे को बताएंगे, या जो है ना कोई रस्म करेंगे, या इनके दरमियान कुछ और है? तो दरअसल इनके दरमियान जो है ना कम्युनिकेशन का जरिया सिर्फ और सिर्फ फेरामोन है. वो केमिकल्स हैं जो कोर्टशिप बिहेवियर के तौर पर रोल प्ले करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे को सिग्नल करते हैं. तो क्वीन रिलीजेस अ फेरामोन. फेरामोन केमिकल है. तो दिस फेरामोन कंट्रोल्स द कास्ट सिस्टम. अब ये फेरामिन जो है वो कास्ट सिस्टम को कंट्रोल करती है. वर्कर्स लिक एंड ग्रूम. तो जब फेरामोन्स प्रोड्यूस कर देते हैं कौन? क्वींस. तो वर्कर्स का काम तो वैसे भी सफाई करना है. वो जब देखते हैं कि हाइव में ये जो केमिकल आ गया है, इसको भी हमने साफ करना है. Thus, they pick up a caste regulating pheromone from queen and pass it to other workers. तो क्या होता है कि जब ये सफाई कर रहे होते हैं तो ये फेरामोन इनको अटैच हो जाते हैं और फिर ये वर्कर की तरफ चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि वर्कर का काम सफाई करना है और उनके साथ अटैचमेंट हो जाते हैं, जैसे जो है ना पोलिनेशन होती है. दिस फेरामोन इनहिबिट्स द वर्कर्स फ्रॉम रेयरिंग न्यू क्वींस. जैसे ही जो फेरामोन है, जैसे ही ये फेरामोन वर्कर्स के पास जाता है, तो वर्कर्स जब उसकी स्मेल को सूंघते हैं या इस कम्युनिकेशन को महसूस करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये सिग्नल आ गया और अब हमने किसी और क्वीन को रेयर नहीं करना, परवरिश नहीं करनी. क्यों? क्योंकि एक क्वीन ने फेरामोन बनाकर ये दावा कर दिया है कि मैं क्वीन की उम्मीदवार हूं, बराए करम आप और क्वींस को परवरिश ना करें, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. द अमाउंट ऑफ कास्ट रेगुलेटिंग फेरामोन इन द हाइव डिक्रीजेस विद द डेथ और एजिंग ऑफ क्वीन. एक क्वीन ने तो सल्तनत चलाई हुई है, तो फेरामोन की कंसंट्रेशन है वो कम होती जाती है जैसे जैसे क्वीन की उम्र कम बढ़ती जाती है या फिर वो डेथ के करीब होती है. तो अगर क्वीन मरने लगेगी तो नई क्वीन के लिए तो बहुत से उम्मीदवार आ जाएंगे. तो नई क्वीन किसको बनाना है, कैसे बनाना है, उस पर भी तो इन्होंने काम करना है. तो क्या करते हैं ये? नाउ वर्कर अगेन फीड द रॉयल जेली टू सेवरल फीमेल लार्वी. तो प्रोसेस तेज हो जाता है. प्रोसेस तेज हो जाता है कि नई क्वीन कौन होगी, क्योंकि पिछली तो मर रही है या मर जाएगी या मर गई है. तो नई फीमेल लार्वी कौन होगी, क्वीन कौन होगी? तो क्या करते हैं वर्कर्स जो है वो रॉयल खाना खिलाते हैं. रॉयल जेली एक फीड है, इनकी फेवरेट फीड है जो इनको फीमेल लार्वी काफी सारे को खिलाते हैं. दिस फूड कंटेन्स केमिकल दैट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ क्वीन कैरेक्टरिस्टिक्स. और ये फूड खाने के बाद जो है क्वीन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं उनमें, और द लार्वी दैट रिसीव रॉयल जेली डेवलप इनटू क्वीन. क्वीन बन जाती है. द न्यू क्वीन स्टार्ट किलिंग ईच अदर. अब क्वींस बहुत सारी बन गई, उनके दरमियान जंग छिड़ जाती है, वो एक दूसरे को मारती हैं. ओनली वन क्वीन रिमेन्स, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक क्वीन बचती है. दिस क्वीन गोज ऑन अ मीटिंग फ्लाइट. अब वो अपने हाइव को छोड़कर जाती है और मेट करती है मेल के साथ एंड रिटर्न टू द कॉलोनी, और कॉलोनी में वापस आ जाती है. और इस तरह नई नस्ल का आगाज होता है. शी लिव्स इन अ कॉलोनी फॉर सेवरल इयर्स. और फिर बहुत साल तक इसका राज रहता है. और फिर जब इसका राज टूटने लगता है तो फिर नई क्वीन बनने के लिए नए वर्कर्स रॉयल जेली खिलाएंगे नई लार्वी को, और नई लार्वी से फिर बहुत सारी क्वीन बनेगी और फिर उनकी आपस में फिर लड़ाई होगी और एक क्वीन बचेगी और कई साल वो राज करेगी, और इस तरह इनका साइकिल चलता रहता है. और हनी भी हमारी जमीन पर एग्जिस्ट करती हैं और उन्होंने अभी तक ही यहाँ पर माहौल बनाया हुआ और हमें हनी खाने को मिल रहा है.
तो इस सब में उनका क्या जा रहा है, हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हमें मिल रहा है ना, हम शायद खा रहे हैं, हमारी मौज लगी हुई है। तो देखना है जी, हमने उनको भी देखना है और खुद को भी देखना है। एवोल्यूशन ऑफ सोशल बिहेवियर, कैसे एवोल्यूशन हुई? साइंटिस्ट इस पर खामोश हैं कि हमें हैरान है कि ये एवोल्यूशन कैसे हुई, लेकिन हो गई। और अगर हो गई है और इनका मार धाड़ एक दूसरे के साथ लगा हुआ है, तो क्या हमें इन पर चार्ज लगाने चाहिए? अगर इंसान जो है वो जंग करता है तो उस पर तो बहुत सी एलिगेशन आ जाती हैं, ये एक दूसरे को मार रही हैं। तो हमें पता है कि जो वेस्टर्न है, मगरिब की दुनिया है, जिनमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है और बहुत सी कंट्रीज हैं, अगर वो एनिमल्स सेफ्टी सिक्योरिटी और उनकी जो रेयरिंग और उनकी प्रोटेक्शन और इस पर बहुत कुछ काम कर रहा है, तो क्या उन्हें हनी बी के इस प्रोसेस पर भी करना चाहिए? मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इनका एस्टेब्लिश्ड फेनोमिना है, अगर ये करेंगे तो वो कायम रहेंगे, ये नहीं करेंगे तो फिर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर जूलॉजिस्ट सोचना चाहें और इस पर वर्क करना चाहें, वो जरूर है, हम उनको नहीं रोकेंगे। तो उसके बाद है इंसेक्ट्स और ह्यूमंस एंड ह्यूमंस। तो ओनली अबाउट 0.5% ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर। इंसेक्ट्स तो हमने कहा कि डिस्कवर स्पीशीज 1 मिलियन है, 10 लाख स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स हैं, और 10 लाख स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स हैं तो 0.5% हम ले लें तो ऑलमोस्ट ये अच्छी अमाउंट बन जाती है। 50,000 जो है ना इंसेक्ट्स बन जाते हैं, ये स्पीशीज बन सकती हैं। तो अगर 100% 1 मिलियन हो जो कि 10 लाख है, तो 10 लाख का 0.5% भी एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है, अच्छी खासी अमाउंट बनती है। इतने इंसेक्ट्स भी ह्यूमन को इन्फेक्ट करें तो इंसान को, तो एक इंसान को एक ही लड़ जाए वो भी बहुत पड़ जाता है। तो ये भी एक इसको हम माइनर वैल्यू ना लें, ये भी एक अच्छी वैल्यू है। तो जो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, सिर्फ हेल्थ को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, इंसान को जो इनडायरेक्टली कुछ चीजों में फायदा होता है, इंसेक्ट उनको भी जो है ना डिस्ट्रॉय और तबाह कर देते हैं। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कौन से हैं जी हमारे लिए? सबसे पहले इंसेक्ट्स कमर्शियली वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। मैनी इंसेक्ट्स प्रोवाइडेड वैल्यूएबल सर्विसेज, हमारे लिए बहुत खिदमतगार है, कमर्शियली वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, और हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर क्या क्या है? ये प्रोडक्ट्स वैक्स है, हनी है और सिल्क है। तो इंसेक्ट्स काज पॉलिनेशन ऑफ 65% ऑफ ऑल प्लांट स्पीशीज। तो पूरी दुनिया में जो 65% पोलिनेशन होती है, जो है ना, पोलिनेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन्स टू स्टिग्मा ऑफ द ओवरी। तो इस तरह का ये सारा प्रोसेस जो होता है, ये सारा का सारा सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा पोलिनेशन है, और नेचुरल पोलिनेशन जो इंसेक्ट्स के जरिए होती है वो 65% होती है। इसके अलावा वाटर, विंड, एनिमल्स और बाकी बाकी से भी होती है, बहुत सारी है। इंसेक्ट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स हैव को-एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बड़ा ताल्लुक है इनका आपस में। इन डायरेक्टली बेनिफिट्स ह्यूमंस, इसका फायदा ह्यूमंस को होता है, पौधे उगेंगे ह्यूमंस को फायदा, पौधों पर फल लगेगा ह्यूमंस को फायदा, और पौधों पर सब्जी बनेगी ह्यूमंस का फायदा। तो ये अब हमने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी है, जब दुनिया आगाज हुई थी तो खुद ब खुद ही ये चीजें उगती थी, इंसान तो नहीं उगाता था। तो इंसान आजकल बहुत जहीन हो गया और अब लगा रहा है, तो अब समझता है कि सब कुछ यही है। जब इनके पास कुछ नहीं था, कुदरत ने इनको बहुत कुछ दिया, तब का ये शुक्र अदा नहीं करता, करना चाहिए। तो the annual value of insects pollinated crops is $19 billion per year in the United States। तो इंसेक्ट की पोलिनेशन की वजह से सिर्फ फायदा जो अमेरिका का होता है वो $19 बिलियन का होता है पर ईयर। और हम पर ईयर हम कितना कर्जा लेते हैं? उनसे सिर्फ $6 बिलियन। इसका मतलब वो जो हमें देते हैं उससे ज्यादा तो वो सिर्फ इंसेक्ट से कमाते हैं। तो हम भी, ऐसा नहीं है कि हम भी इंसेक्ट से नहीं कमाते हैं, हमारे यहाँ भी पोलिनेशन बहुत सारे इंसेक्ट्स के जरिए होती है। तो insects play role in biological control. For example, Wedelia beetles used to control cotton cushion scale। ये दो इंसेक्ट्स हैं। एक इंसेक्ट जो कॉटन कुशन है, इसने अमेरिका के कैलिफोर्निया में आकर 1860 में तबाही मचा दी और जो सिट्रस इंडस्ट्री थी उसको तबाह करके रख दिया। फिर अमेरिका ने कहा कि इस इंसेक्ट ने तो हमारी कमर तोड़ के रख दी सिर्फ 20 ही सालों में, अब इसका क्या किया जाए? क्या केमिकल यूज करें? केमिकल यूज करेंगे तो उसमें तो नुकसान भी हो सकता है। तो अमेरिका के साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया तो पता चला कि जो विडिलिया बीटल है, ये तो काफी मजे से खाती है कॉटन कुशन को।
अगर उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो ये तो एक दूसरे को खाकर ही हमारा आपस में लड़ पड़ेंगे, हमारी मौज लग जाएगी। और ऐसा ही हुआ कुछ ही सालों में। जो विडेलिया बीटल थी उसने अमेरिका के सारे जो है ना जो कॉटन कुशन स्केल थी उन सब को जो है ना खत्म करके इनकी जो सिट्रस इंडस्ट्री थी उसको रिकवर कर दिया। तो इसमें ये बात की गई है। तो सम इंसेक्ट्स लिव इन सॉइल, इंसेक्ट सॉइल में भी रहते हैं। इंसेक्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एरिएशन, ड्रेनेज एंड रन ओवर ऑफ सॉइल। तो ये सारी जो है ना वो शिफ्टिंग, तो एरिएशन के साथ साथ ड्रेनेज और टर्न ओवर ऑफ सॉइल, तो जाहिर है कि ये अपने माउथ पार्ट के जरिए अगर जो है डिगिंग करेंगे या ड्रिलिंग करेंगे तो कुछ सॉइल पार्टिकल्स की जो है ना मूवमेंट तो होनी है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि ये रोल प्ले करते हैं, दे प्रमोट डीके प्रोसेस, और ये डीके भी करते हैं, डिकम्पोजिशन भी करते हैं। अदर इंसेक्ट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फूड वेब, फूड वेब में भी अहम रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ इंसेक्ट्स आर यूज्ड इन टीचिंग एंड रिसर्च, टीचिंग और रिसर्च में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगले सेमेस्टर में जब आप इंसेक्ट्स के सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उनकी माउथ पार्ट्स की और उनकी बॉडी सेगमेंट्स की जो है ना वो परमानेंट स्लाइड भी बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इंसेक्ट्स पर तो बाकी बहुत रिसर्च हो रही है। तो इंसेक्ट्स आल्सो गिव प्लेजर टू दोज हु कलेक्ट देम एंड एंजॉय देयर ब्यूटी। तो इंसेक्ट को लोग पसंद भी करते हैं। कैसे? बटरफ्लाई, हम शौक से उसको पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, और समटाइम उनको जो है ना वो सजाया भी जाता है और लेबल भी किया जाता है ताकि हमें एक अच्छा एहसास हो, क्योंकि बटरफ्लाई एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट की एग्जांपल है जहां वो नजर आ जाए तो ऐसा है जैसे वहां लाइफ पॉसिबल है। तो अजान हो रही है, तो कुछ लम्हे वेट करें, कंटिन्यू करते हैं। तो हम बेनिफिट्स ऑफ इंसेक्ट्स पढ़ रहे थे, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल इंसेक्ट्स। तो सम इंसेक्ट्स आर पैरासाइट्स एंड वेक्टर्स ऑफ डिजीज। ओह माय गॉड। तो हमारे पास जो पैरासाइट्स होते हैं, आपको पता है कि पैरासाइट्स दरअसल क्या होते हैं? ऐसे जो खुद हमसे फायदा भी उठाएं और हमें डिजीज भी दें। समटाइम्स वेक्टर ऑफ डिजीज क्या काज करते हैं कि इनके इंसेक्ट के अंदर ही और लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे प्लाज्मोडियम खुद एक जो है वो प्रोटिस्ट है, खुद एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है जो इंसेक्ट के मॉस्किटो के अंदर होता है। अब इंसान भी जानदार, मॉस्किटो भी जानदार, उसके अंदर जो वेक्टर ऑफ डिजीज है प्लाज्मोडियम वो भी जानदार, तीन जानदार। तो समटाइम
इंसेक्ट खुद डिजीज काज करता है, समटाइम डिजीज काज करने वाला ऑर्गेनिज्म उसके अंदर होता है जो इंजेक्ट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को। तो इस तरह पैरासाइटिक भी है और वेक्टर भी है। तो पैरासाइटिक इंसेक्ट्स कौन से हैं हमारे पास? ऑर्डर है एनोप्लूरा, हेड बॉडी एंड प्यूबिक लाइस, तो ये डिजीज काज करती हैं। देन ऑर्डर है हेमिप्टेरा, तो इसमें बेड बग्स हैं। और स्फेनोप्टेरा, तो इसमें फ्लीज हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की फ्लीज हैं। तो वेक्टर ऑफ डिजीज क्या है? अदर इंसेक्ट ट्रांसमिट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब उसी की बात आ रही है प्रोटिस्ट की, कि प्लाज्मोडियम होता है कहाँ? मॉस्किटो के अंदर। इसी तरह निमाटोड्स और फ्लैटवर्म्स, इनके सेगमेंट्स होते हैं, इनके छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं जो हम क्या हमारे अंदर अगर ये ट्रांसफर कर देंगे तो ये वो सेगमेंट ग्रो करके पूरा का पूरा एक टेप वर्म, फ्लैटवर्म या निमाटोड बना देंगे और हमारी बॉडी से वो फीडिंग लेते रहेंगे। इंसेक्ट्स ट्रांसमिट डिजीज लाइक मलेरिया, येलो फीवर, ब्यूबोनिक प्लेग। आप 6 सेमेस्टर में चल के ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में भी पढ़ेंगे और एमफिल में भी जाके पढ़ेंगे। आपको पता चलेगा कि 1600 एंड 1700 एंड समथिंग में इस डिजीज ने बहुत तबाही मचाई थी और 1300 में भी इसने बहुत तबाही मचाई थी और इसमें जो है ना करोड़ों लोग मरे थे। और ये बहुत पेंडेमिक डिजीज हो गई थी और ये कई साल तो पता ही नहीं चला था कि इसका वेक्टर क्या है। तो पता चला था कि बैक्टीरिया है और इसके साथ साथ जो है ना इंसेक्ट्स और जो हमारे पास रेट है उन्होंने इसको कैरी किया और फिर आगे बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी की जो अवेलेबिलिटी थी, फैसिलिटी थी, बहुत कम थी। गंदगी के ढेर होने की वजह से इंसान बहुत से करोड़ों लोग मारे गए थे इससे। तो ये एंसेफेलिटिस, देन लेशमेनियासिस और टाइफस, ये सारी डिजीज है जो इंसेक्ट के वेक्टर से होती हैं। पेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये जो है ना इंसेक्ट कुछ चिपक जाते हैं ऑर्गेनिज्म को और फिर उनसे जो है ना वो अपनी फूड हासिल करते हैं और प्लांट्स पर तो ये टूट पड़ते हैं ना। इसलिए हमें जो है ना पेस्टिसाइड की जो है ना मेडिसिन यूज करनी पड़ती है, स्प्रे यूज करने पड़ते हैं ताकि हमारी क्रॉप बची रहे। सम इंसेक्ट्स इफेक्ट द हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक डिजीज एनिमल्स एंड देयर क्वालिटी, क्वालिटी को भी और जानदार को भी, दोनों को इफेक्ट करते हैं। क्वालिटी कैसे लेस हो जाएगी? एनिमल बीमार हो जाएगा, हम उसका मीट लेंगे तो वो तो लेस क्वालिटी है। तो इंसेक्ट फीड ऑन क्रॉप्स एंड ट्रांसमिट प्लांट डिजीजेस, these diseases are potato virus and एस्ट्रोजियालो। आपने आयरिश पोटैटो एफएससी में एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें जो है ना आयरलैंड में पोटैटो की जो फीड थी उस वो सारी तबाह हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ जो है ना वो फेमिन आ गया था। वहाँ पर कहत साली हो गई थी और वहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट काफी लोग मर गए थे, 5 लाख के करीब लोग मर गए थे। तो इस तरह आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो हमारा एक टॉपिक रहता है इकोनोटर्म्स, तो आज ही वो भी लेक्चर आज शेयर करते हैं आप लोगों से। और देन फाइनल एग्जाम के लिए आपको बेस्ट विशेस भी कहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।